अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारे पास अब है नेक्स्ट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को निकालना है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किस लिए यूज़ करते हैं हम, जैसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स में हम यूज़ करते हैं ना न्यूटन लॉज। ठीक है, जब कोई भी चीज़ है अगर मतलब जैसे F=ma है, ठीक है, मतलब कोई क्या हमने ज़रा सी फोर्स लगाई तो उससे क्या होगा, उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगी। ठीक है, तो इससे हम मतलब डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पोजीशन फाइंड कर सकते हैं किसी बॉडी की। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में जो न्यूटन लॉज है हमसे, ठीक है, वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब वो वाले लॉज क्वांटम में तो नहीं लगते। ठीक है, तो क्वांटम में हम यूज़ करते हैं फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, अब इनमें भी हम मतलब एक इक्वेशन ऐसी ड्राइव करेंगे जिससे हम पार्टिकल की जो क्वांटम पार्टिकल हैं उनकी कह लें कि हम मोमेंटम बता सकते हैं। ठीक है, उसकी हम एनर्जी बता सकते हैं, उसकी हम वेलोसिटी बता सकते हैं, उसकी पोजीशन वगैरह हम बता सकते हैं। ठीक है, तो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इसलिए हम कहने का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके हम क्या डिराइव कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है हमारे पास होता है हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मतलब टोटल एनर्जी इसी के इक्वल होती है ना, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मुझे पता है क्या होता है, 1/2 mv² प्लस u। ये पोटेंशियल एनर्जी वैसे ही आती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो मैं m को मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, डिवाइड भी, क्योंकि मुझे इसे चेंज करना है मोमेंटम की फॉर्म में। तो मोमेंटम होता है मेरे पास mv। तो अब मैं इसका भी अगर स्केयर ले लूँ तो क्या आ जाएगा, p²। तो अब मैं m को यहाँ मल्टीप्लाई भी करता हूँ, डिवाइड भी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 m² v² ओवर m प्लस u। अब मैं इसे अगर रिप्लेस कर दूँ p के साथ तो मेरे पास क्या आ जाएगा p² ओवर 2m प्लस u। ये मेरे पास आ गई है इक्वेशन एक बन गई। ठीक है, अब मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ, मुझे p चाहिए, सिर्फ मोमेंटम चाहिए, तो मैं बाकी चीज़ें उधर ले जाऊँगा। क्या बनेगा e - u 2m, इसके साथ डिवाइड हो रहा था, इधर जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 2m इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास p²। अब p² है, मुझे p चाहिए, मैं अंडर रूट ले लेता हूँ, दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो इसके साथ कैंसिल, तो सिंपल p क्या आ जाएगा हमारे पास 2m इंटू e - u अंडर रूट। ये मेरे पास इक्वेशन 1 बन गई है। ठीक है, अब मैं डी ब्रोगली से मुझे पता है कि वेवलेंथ किसके होती है h/p। ठीक है, अब मैं यहाँ p को पुट कर दूँ अगर, तो क्या आ जाएगा h/2m e - u, और ये आ गया अंडर रूट। ये मेरे पास लैम्डा आ गया, इसे मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मेरे पास लैम्डा भी आ गया है। ठीक है, अब मुझे एक इक्वेशन होती है हमारे पास, अब उसमें हमने लैम्डा को पुट करना है और हमारे पास सिंपली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास वेव इक्वेशन होती है किसी भी पार्टिकल के साथ जो वेव कह लें कि एसोसिएट होती है, उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है साई इक्वल टू साई नॉट e⁻⁻⁻t। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं इसे चेंज करूं, अच्छा मैं इसे चेंज करता हूं, अगर मैं साई पे पुट करूं डेल स्केयर, ठीक है, डेल स्केयर पुट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, ऑपरेटर मैंने लगाया ना 1/v², आगे क्या आएगा मेरे पास साई का ही डेरिवेटिव आएगा टाइम के लिहाज से, डबल डेरिवेटिव। ठीक है, मैंने डेल ऑपरेटर अप्लाई किया साई पे 1/v² और साई का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब मेरे पास साई की वैल्यू तो मुझे पता है साई की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब मैंने उसका टाइम के लिए ऐसे डबल डेरिवेटिव लेना है। पहले मैं सिंगल लेता हूँ साई टी, साई की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी वही है, क्या थी साई नॉट e⁻⁻⁻t। ठीक है, अच्छा, अब ये कांस्टेंट है, ये वैसे बाहर आ जाएगा, इसमें वैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ साई नॉट। ई एक्सपोनेंशियल है, ये भी वैसे ही सारा आ जाएगा -ωt। ठीक है, अब जो इसकी पावर होती है ना, इसका डेरिवेटिव लेके उससे साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसका डेरिवेटिव अगर मैं लूँ तो ये तो कह लें कि कांस्टेंट है, ये दो तीनों मतलब -ωω, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएंगे वैसे ही। ठीक है, डेरिवेटिव 1, इसका मतलब मैं एक दफ़ा डेरिवेटिव लूँगा तो मेरे पास ये साथ कह लें कि मल्टीपल बचेंगे -ωω। ठीक है, ये मल्टीपल बचेंगे, बाकी सारा वैसे ही। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं इसी चीज़ का दोबारा से अगर डेरिवेटिव लूँ, ठीक है, ये तो साथ वैसे ही कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे, इसका मैं दोबारा से लूँगा तो वही चीज़ की, जैसे इसका मैंने यहाँ पे लिया था, इसका भी मुझे यहाँ पे लेना, तो वही आ जाएगा, बस इसका क्या आ जाएगा अब स्केयर, मतलब -ωω, पहले भी यही आया था, अगेन फिर यही आ जाएगा, बाकी सारा फंक्शन वैसे ही। आगे साई नॉट e⁻⁻⁻t।
अब ये स्केयर नहीं बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास -1, ये वाला माइनस माइनस ख़त्म, -1 पीछे क्या रहेगा मेरे पास ओमेगा स्केयर और ये वाली वैल्यू। अच्छा ये वाली वैल्यू देखें, ये मेरे पास साई के इक्वल ही आ गई ना, जो पीछे हमने साई का निकाली थी वैल्यू, ठीक है, ये वही साई की वैल्यू आ गई ये वाली, ठीक है। अब इसको मैं अगर इसकी जगह मैं सिंपल पुट करूँ तो मैं यहाँ पे साई लिख सकता हूँ। अब ये वैल्यू आई किसकी है, मेरे पास आई है साई स्केयर ओवर साई टी स्केयर, सॉरी पार्शियल स्केयर ओवर पार्शियल टी स्केयर साई, मतलब साई का मैंने टाइम के लिहाज से डबल डेरिवेटिव लिया, ठीक है। मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब मैं इसी चीज़ को, अब मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट कर दूँगा, ठीक है, और सिंपल मेरे पास क्या लें कि इक्वेशन जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब बाकी सारी इक्वेशन मैं वैसे लिख दूँ, डेल स्केयर साई इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन है 1/v स्केयर। अब मुझे पता है v का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू क्या होता है एफ लैम्डा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा और यहाँ पे ओमेगा स्केयर भी मुझे यहाँ पुट करना है पहले, बल्कि यहाँ पे एफ वी स्केयर है तो एफ स्केयर, लैम्डा का भी स्केयर, ये वाली मैंने सिंपल यहाँ पे पुट की है, ठीक है। बाकी -1 ये वाला आ गया, मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर और यहाँ पे क्या आ गया साई फंक्शन। वैसे ही ओमेगा हमारे पास क्या होता है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πf, मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे -1 बाई वैसे ही 4, 2 का स्केयर 4 पाई स्केयर एफ स्केयर ओवर एफ स्केयर लैम्डा स्केयर और यहाँ पे आ गया साई। ये एफ स्केयर से कैंसिल, ठीक है। लैम्डा स्केयर, वो जो पहले लैम्डा की वैल्यू निकाली थी ना, अब वो सिंपल यहाँ पे पुट करनी है हमने, और हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उसे कहते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम नहीं आ रहा। अब सिंपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4 पाई स्केयर ओवर, इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास h ओवर 2m इंटू ई माइनस यू। अब यहाँ पे स्केयर है तो नीचे वाला अंडर रूट स्केयर से कैंसिल और h का क्या आ जाएगा स्केयर, ठीक है, क्योंकि सिंपल मेरे पास पहले क्या आई थी, लैम्डा की वैल्यू क्या आई थी h ओवर 2m ई माइनस यू का अंडर रूट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब स्केयर था तो अंडर रूट नीचे से कैंसिल, h का स्केयर आ गया, ठीक है। अब ये वाली जो चीज़ है हमारे पास, इसे मैं सिंपली लिख सकता हूँ प्लैंक कॉन्स्टेंट होता है हमारे पास, इसे अगर 2 पाई से डिवाइड कर दें, h ओवर 2 पाई होता है h कट के इक्वल, अगर मैं इसे उल्टा कर दूं तो 2 पाई ओवर h इक्वल टू 1 ओवर h कट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल वही चीज़ है, बस दोनों का स्केयर है, तो मतलब कि यहाँ पे मुझे क्या पुट करना है 1 ओवर h कट स्केयर, ठीक है। तो मैं वो यहाँ पे सिंपल पुट कर देता हूँ -1 ओवर h कट स्केयर, ये सारा ऊपर आ जाएगा 2m ई माइनस यू वैसे ही, ठीक है। और यहाँ पे बल्कि साई भी आ रहा था और ये यहाँ पे आ गया साई इक्वल टू डेल स्केयर साई। तो ये मेरे पास इक्वेशन जो आई है इसी को कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। ये टाइम इंडिपेंडेंट है क्योंकि यहाँ पे जो ई यूज़ कर रहे हैं ये सिंपल एनर्जी है, ना कि एनर्जी ऑपरेटर। जब इस ई को हम एनर्जी ऑपरेटर के लिए यूज़ करेंगे तो तब ये होगी टाइम डिपेंडेंट। अब ये टाइम इंडिपेंडेंट है क्योंकि यहाँ पे जो ई है ये एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, ना कि एनर्जी ऑपरेटर। ये डेल स्केयर ये वॉल्यूम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल सिस्टम के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारे पास एक ही सिस्टम है तो सिंपल यहाँ पे पार्शियल स्केयर ओवर पार्शियल एक्स स्केयर लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसी को टाइम डिपेंडेंट में चेंज करना चाहें, ठीक है, तो हम उसे को टाइम डिपेंडेंट में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है।